Good morning, students. I hope you all are very well in your home. Now we have started our next topic, tension and conflict. In previous lecture, we are discussing the shock therapy and consequences of shock therapy. I hope you all are cleared your doubts. Now we are learn which types of tension and conflict created these countries were disintegrated in Russia, in USSR, especially Central Asia's country, East European countries. They are facing a huge conflict in their own countries, and also Baltic countries and Yugoslavia. There are lots of tension and conflict, and in Yugoslavia, NATO taking an big actions against to Yugoslavian government. So students, now we have focused our next topic, the tension and conflict, and it is also called in Hindi संघर्ष और तनाव. ये कैसे बढ़ा, आखिर में ऐसे क्या कंडीशंस हुए, ऐसी क्या परिस्थितियां निकल करके आई कि जहाँ पे शांति स्थापित होनी चाहिए, जहाँ पे विकास की बातें होनी चाहिए, वहाँ पे ज़बरदस्त तनाव क्रिएट हो गया, वहाँ पे ज़बरदस्त संघर्ष क्रिएट हो गया, और फिर वो उन संघर्षों से कैसे निकला. तो सबसे पहले हम बात करेंगे रशिया की, और हम इसे सिविल वार भी कह सकते हैं, गृह युद्ध भी कह सकते हैं. यहाँ पे सिविल वार की कंडीशंस आए जब सोवियत संघ डिसइंटीग्रेट हुआ. और एक चीज़ आपको समझनी चाहिए कि ईस्ट यूरोपियन कंट्री हो वहाँ पे जो पॉपुलेशन था वो बहुत छोटे छोटे कल्चर को मानने वाले बच्चे, एक छोटा ग्रुप और एक कल्चर को मानने वाला, फिर दूसरा छोटा ग्रुप दूसरे कल्चर को मानने वाला, तीसरा छोटा ग्रुप तीसरे कल्चर को मानने वाला. तो कहीं कहीं ऐसी परिस्थितियाँ बन गई थी जहाँ पे एक कल्चर को मानने वाले और दूसरे कल्चर को मानने वाले दोनों ग्रुप एक ही देश में निवास करने लगे, जिसके कारण डिसइंटीग्रेट होने के बाद भी, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होने के बाद भी, एक कल्चर को लगने लगा कि उनके साथ पार्शियलिटी हो रही है, वो इस देश में सरवाइव नहीं कर पाएंगे. ऐसा इंसिडेंस हुआ था आर्मेनियन ग्रुप के साथ, और युगोस्लाविया में भी ऐसा कंडीशंस हुआ था. हम इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे. सबसे पहले रशिया की बात करते हैं. यहाँ पे दो स्टेट्स थे, दो रीजन्स थे, जिसे चेचेन्या और दागिस्तान कहा जाता है. और चेचेन्या इश्यूज तो आज तक है. मुझे याद है करीब 2004 या 2006 का एक इंसिडेंस था जब रशिया का एक रीजन है चेचेन्या, जहाँ पे एक सिनेमा हॉल में चेचेन्यन मिलिटेंट कब्जा कर लेते हैं और अपनी डिमांड को रखते हैं कि हमें आज़ादी चाहिए, रशिया से हम अलग होना चाहते हैं. तो उस समय रशिया के प्रेसिडेंट मिस्टर व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने ह्यूज मास लेवल पर वहाँ पे मिलिट्री अटैक करवाया, और हालांकि उनकी जनता को भी वहाँ पे गंभीर चोटें आई. बहुत सारे कैसे मर्डर्स कह सकते हैं वहाँ पे हुए आतंकवादियों द्वारा और मिलिट्री कॉर्प्स के द्वारा. लेकिन रशिया उनकी बातों के साथ जरा सा भी नेगोशिएट नहीं किया, जरा सा भी उनसे बातचीत नहीं किया, बल्कि इस पे एक सख्त एक्शन लिया. इस एक्शन को बड़ा ही गैर जिम्मेदाराना माना गया, इस एक्शन को बड़ा गलत माना गया वेस्ट कंट्रीज को लेकर के. उसकी आलोचना हुई कई बार. चेचन्या के ऊपर रशिया ने बमबारी भी किया. तो जो बाहरी देश के नाटो जैसे देश हैं और जो लोकतंत्रवादी देश हैं, डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, उन्होंने रशिया को बोला कि एक तरीके से ज़बरदस्ती दमन है लोगों का. तो आप देख रहे हैं कि कैसे रशिया यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट होने के बाद भी इन देशों में कुछ तो जगह ऐसे आज भी हैं जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि और जगहों पे तो 2001-2 आते आते वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो गया. रशिया के चेचेन्या रीजन में अभी भी ये कॉन्फ्लिक्ट है. हालांकि रशिया ने उस पर भी कंट्रोल पा लिया है, लेकिन कभी कभी कुछ मिलिटेंट ग्रुप आकर के वहाँ पे अटैक करते रहते हैं. अब देखिए उसके बाद मध्य एशिया, जो सेंट्रल एशियाई रीजन है, वहाँ की एक कंट्री है तुर्कमेनिस्तान.
और डिसइंटीग्रेटेड होने के बाद यानी कि 90 से लेकर के 2001 तक वहाँ पे सिविल वार होते रहे। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वहीं के प्रेसिडेंट जो थे जिन्होंने अपने कार्यकाल को एक्सटेंड किया, और आपको पता है जब भी सिविल वार होता है तो उसको जिस तरीके से दमन किया जाता है उसका वो काफ़ी विध्वंसकारी होता है। तो जिस लक्ष्य को लेकर के इस प्रकार के डिसइंटीग्रेशन किए गए संस्कृति को या जनता की मांग को या लोकतंत्र को लाने के लिए, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उस प्रकार का लोकतंत्र पुष्पित और पल्लवित नहीं हो पाया। दूसरा इंसिडेंस था अजरबैजान। अजरबैजान एक कंट्री है, आप देखोगे वर्ल्ड मैप में देखिए आपको यूरोप में ये मिलेगा। रशिया मॉस्को से बहुत सटा हुआ है अजरबैजान। और यहाँ पे एक रीजन है नरगनो काराबाख। अब देखिए देश का नाम है अजरबैजान, रीजन का नाम है नरगनो काराबाख, एंड जो पीपल रहते हैं वहाँ पे वो है आर्मेनियाई। और आर्मेनिया अलग एक कंट्री है, आर्मेनिया एक अलग कंट्री है। अब ये अजरबैजान के लोग वहाँ से अलग हो करके उस रीजन के सहित आर्मेनिया से मिलना चाहते थे, मतलब उनका ये पार्ट आर्मेनिया में इंक्लूड हो जाए, अजरबैजान में न रहे। तो ये कॉन्फ्लिक्ट का कारण रहा। उसके बाद जॉर्जिया भी एक कंट्री है जो डिसइंटीग्रेट हुआ था यूएसएसआर से। वहाँ के दो रीजन थे, वो चाहते थे कि हम जॉर्जिया से अलग हो जाए, यानी कि एक प्रकार से डिसइंटीग्रेशन के अंदर डिसइंटीग्रेशन होने लगा। यूएसएसआर से जॉर्जिया टूटा, अजरबैजान टूटा, तुर्कमेनिस्तान टूटा। अब उसके अंदर से भी अलग होने की आवाजें आने लगी। यह संघर्ष, यही तनाव वहां पे अस्थिरता लेकर के आई और लोकतंत्र अपने मूल स्वरूप में उस समय लागू नहीं हो पाया। जॉर्जिया के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, फिर यूक्रेन, किर्गिस्तान, इन जगहों पे भी तमाम प्रकार के मूवमेंट चले, वहाँ की सरकारों को उखाड़ फेंकने के लिए जन आंदोलन चले, और इन सब चीज़ों की वजह से वहाँ पे बिल्कुल अस्थिरता का माहौल रहा। स्टेबिलिटी नहीं थी, डेमोक्रेसी नहीं आ पाई, पीपल ओरिएंटेड वर्क नहीं हो पाया, वेलफेयर प्रोग्राम्स नहीं चल पाए, और विकास के दौड़ में कहीं ना कहीं ये लोग पीछे रह गए। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि कैसे यहाँ पे जबरदस्त तरीके से टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा। डिसइंटीग्रेशन के बाद लक्ष्य था कि हम विकास करेंगे, लक्ष्य था कि हम लोकतंत्र लाएंगे, लक्ष्य था कि हम जनता की आवाज़ को आगे लेकर के जाएंगे। लेकिन प्राप्त हुआ कुछ और, कहीं पे डिक्टेटरशिप आ गया प्रेसिडेंट के रूप में, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान जिन्होंने अपने कार्यकाल को एक्सटेंड करवाया। कहीं पे जनता खुद अलग होने के बाद उस रीजन से दोबारा से अलग होना चाहने लगी। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अस्थिरता को लेकर के दिखाने लगी। ये तो हम ईस्ट यूरोप की बातें कर रहे थे। उसके बाद आप देखिए जो सेंट्रल एशियाई कंट्रीज थे उनके साथ क्या हुआ। कल हम लोगों ने डिस्कस भी किया था और एक स्टूडेंट का डाउट भी था कि सेंट्रल एशियाई कंट्रीज के साथ क्या हुआ, वो क्यों अलग हो गए। तो हम लोगों ने इसको क्लियर कर दिया पिछले लेक्चर में। आज उसका थोड़ा एक्सटेंशन हम दिखाते हैं आपको। इनके साथ बड़ा अच्छा काम यह हुआ कि यहाँ पे मिल गया पेट्रोलियम, हाइड्रोकार्बन, जिसकी वजह से इन्हें बहुत ज़बरदस्त आर्थिक लाभ हुआ। इनकी अर्थव्यवस्था को गति मिला। अब चूंकि हाइड्रोकार्बन मिल गया, पेट्रोलियम मिल गया, और इस समय एनर्जी की सबसे बड़ी ज़रूरत यहीं पे है, तो पूरे विश्व का जो ओरिएंटेशन था ये इनकी तरफ आ गया। रशिया, चूंकि इसकी एक स्थिति ये थी कि ये मानता था कि ये हमसे अलग हुए हैं और सबसे नज़दीकी विदेश हैं ये हमारे, सबसे नज़दीकी फॉरेन कंट्रीज़ हैं हमारे, तो इन्हें हमारे प्रभाव में रहना चाहिए। अमेरिका भी इनके तेल की वजह से इनके पास आना चाहने लगा। चाइनीज़ व्यापारी भी वहाँ पे पहुँच गए, इनके साथ व्यापार करने लगे, और इन चीज़ों का इन लोगों ने बड़ा नेगोशिएशन भी किया। ये जो सेंट्रल एशियाई कंट्रीज़ थे, बड़ा नेगोशिएट भी किया और बड़े लाभ में भी रहे ये लोग। 11 सितंबर 2001 की घटना के बाद अमेरिका ने अपना सैनिक ठिकाना यहाँ बनाने की चाह रखी, और बहुत सारे ऐसे देश थे, सभी यहाँ के जो मध्य एशियाई देश थे,
उन्होंने इसके लिए अमेरिका से भुगतान भी हासिल किया, यानी कि पेमेंट लिया कि आप हमारे यहाँ सैन्य ठिकाना बनाइए, क्योंकि वहाँ से इराक के ऊपर हमला करना आसान हो जा रहा था, अफगानिस्तान के ऊपर हमला करना आसान हो जा रहा था। तो इन्होंने यहाँ पे सैन्य ठिकाने बनाए और एक बड़ा इसके एवज में बड़ा अमाउंट दिया मध्य एशियाई देशों को। तो इस प्रकार से खनिज तेल और जो स्ट्रेटेजिक ज़रूरतें थी, इन चीज़ों की वजह से ये लोग काफ़ी गहरे आर्थिक लाभ में पहुंच गए, इनकी आर्थिक स्थितियां सुधरी। ईस्ट यूरोप में कंट्री थी चेकोस्लोवाकिया। अगर किसी का सबसे शांतिपूर्ण विभाजन हुआ तो यही देश था। ये बड़े शांति के साथ अपने आप को बांट करके दो रीजन में बढ़ गए, चेक रिपब्लिक एंड स्लोवाकिया। अगर आप फुटबॉल वर्ल्ड कप देखते होंगे तो चेक रिपब्लिक करके एक कंट्री है जो कि फुटबॉल खेलता है और काफ़ी अच्छे खिलाड़ी हैं वहाँ के, और स्लोवाकिया भी एक कंट्री है ईस्ट यूरोपीय रीजन में। और बाल्कन एरिया एक है, बाल्टिक अलग है, बाल्कन अलग है। बाल्कन एरिया जो एक है वहाँ पे एक कंट्री था जिसका नाम था यूगोस्लाविया। हम लोगों ने शायद क्लास में भी डिस्कस किया था मैंने एक टास्क दिया था यूगोस्लाविया ढूंढने के लिए, और आज आप देखोगे तो यूगोस्लाविया वहाँ पे है ही नहीं, यानी कि ये देश पूरी तरीके से डिसइंटीग्रेट हो गया। मगर एक तरह से कहा जाए तो यूगोस्लाविया का भी डिसइंटीग्रेशन हो गया। यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन से कम रशिया बचा है, लेकिन यूगोस्लाविया के डिसइंटीग्रेशन से कुछ नहीं बचा। वो पूरी तरीके से 4 प्रांतों में बट गया, और इसको जो प्रांत बने इसको तोड़ने के बाद इससे बोस्निया, हर्जेगोविना, स्लोवानिया एंड क्रोएशिया, ये 4 प्रांत बने यहाँ पे। इन सभी ने अपने आप को सेल्फ डोमिनेंस या सोवरिजन कंट्री मानना घोषित किया, और आज ये कंट्री मैप में है। आप लोगों के लिए मैं एक असाइनमेंट भी है, आप समझिएगा इसको, कि आपको ये सारी कंट्रीज मैप में शो करना है, और आपके इस जब आप नोटबुक लिखेंगे तो उसमें आपको पेस्ट करना है। वो हैंड मेड होगा, वो इस यूरोप का मैप बना करके आपको ये कंट्रीज दिखानी होगी, हैंडमेड होगा। ये इजी है, कोई यूरोप का मैप आप बना सकते हैं, इनको दिखा सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा हार्ड टास्क नहीं है। यूगोस्लाविया को आज़ाद कराने के लिए नेटो को बमबारी भी करना पड़ा था, ये भी एक फैक्ट है, आप याद रखिएगा इसको। और हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ज़रा एक मिनट, ये पीडीएफ फॉर्मेट है जिसकी वजह से थोड़ा मुझे परेशानी हो जाती है। हाँ, इंडिया एंड पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज, विच टाइप्स ऑफ रिलेशन इंडियाज रिलेशन विथ पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज। India had maintained good relation with all post-communist countries, but the strongest relation are still those between Russia and India. भारत वैसे भी भारत का हमेशा से ये नीति रहा है कि हम कभी किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं करते, संघर्ष क्रिएट नहीं करते, संघर्ष की शुरुआत नहीं करते, और बातचीत के माध्यम से अपने सारे विवादों को हम समाप्त करते हैं। तो इसमें सबसे पहला आप देखिए तो जितने भी साम्यवादी देश थे, पूर्ववर्ती साम्यवादी देश थे, जितने भी कंट्रीज सोवियत संघ से अलग हुए थे, उन सबसे हमारा रिलेशन बहुत अच्छा था, है, आज भी था भी और है भी। लेकिन अगर सबसे अच्छा रिलेशन आप देखिए तो हमारा रशिया के साथ है। रशिया के साथ ही हमारा सबसे अच्छा रिलेशन था। रशिया और भारत दोनों ये मानते हैं कि ये जो पूरा विश्व हो वो न बाईपोलर हो, न वन पोलर हो, बल्कि मल्टीपोलर हो, बहुध्रुवीय देश हो। और दोनों का ये भी मानना है कि भारत विश्व में कई शक्तियाँ मौजूद हो, ताकि अगर किसी एक देश के ऊपर हमला हो तो ये सारे देशों के ऊपर हमला माना जाए। और इस तरीके से अगर कोई एक देश युद्ध की शुरुआत करता है तो ये विश्व के लिए खतरा माना जाए, ताकि विश्व में युद्ध की शुरुआत ही न हो और विश्व एक सुरक्षित जगह बन पाए। और हमारा बड़ा गहरा रिलेशन भी रहा है इनके साथ सांस्कृतिक तौर पे भी। स्पेशली रशिया में हमारे भारत के बहुत सारे फिल्म देखे जाते हैं। आप एक वेटरन एक्टर राज कपूर के बारे में जानते होंगे। राज कपूर बहुत जाने पहचाने चेहरे रहे हैं रशिया के। रशिया में इनको बड़ा माना जाता है, बड़ा पहचाना जाता है, और बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हैं कि ये सेमी रशियन दिखते हैं राज कपूर। इनकी एक मूवी थी, उसमें गाना भी था, मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिश आई। तो
मैं ये गाने की चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि ये टॉपिक में है, ये इधर टॉपिक नहीं है, गाना तो नहीं है, लेकिन इंडियन फिल्म्स के रिलेशन इसके साथ है, इंडियन फिल्म के रिलेशन रशियन के साथ है, फिल्म इंडस्ट्री का रशिया से बड़ा गहरा संबंध रहा है, तो इस वजह से मैं इसका डिस्कशन कर रहा हूँ। तो आप इसको ऐसे ही समझिएगा। और बहुत सारे संबंध हमारे रहे हैं, हमारे हथियार को लेकर के, हथियारों की दूसरी सबसे बड़ी आपूर्ति करता है रशिया। उसके साथ साथ हमें तेल की जरूरतों हमें जब तेल की ज़रूरतें पड़ी अटेंडम में तो इन्होंने हमारा साथ दिया है। उसके साथ जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुए तो इन्होंने हमारा साथ दिया। कश्मीर इशूज़ में कई बार इन्होंने खुल करके विश्व के मोर्चों पर हमारा साथ दिया है। तो हर संकट की घड़ी में रशिया ने हमारा साथ दिया है और इस प्रकार रशिया के साथ हमारा बड़ा पुराना संबंध रहा है। खास करके भारत ने अपना जब अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू किया तो इस अंतरिक्ष कार्यक्रम में भी भारत ने रशिया ने बड़ा सहयोग दिया। क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन होते हैं, इन इंजन को भारत उसके वैज्ञानिक में बना नहीं पाए थे, तो रशियन साइंटिस्ट ने ही हमें प्रोवाइड करवाया था। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से आज हमारा ये जो सेकेंड चैप्टर है द एंड ऑफ बाइपोलरिटी, ये कंप्लीट होता है। 2 टॉपिक्स रह गए थे, हमने इसको क्लियर किया। आई होप कि आप लोग समझ पाएंगे अच्छे से और आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। जो भी डाउट्स होंगे उस डाउट्स को आप लोग बताइए ग्रुप में, मैं उसको दूर करने का प्रयास करूँगा। और उसके साथ साथ आप फोकस्ड रहिए, सिलेबस पे फोकस्ड रहिए, प्रयास करिए कि अननेसेसरी क्वेश्चंस ना आए। वैसे जितने भी क्वेश्चन आते हैं मैं उनको आंसर करने का प्रयास करता हूँ, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बहुत लंबे एक्सप्लेनेशंस मांगते हैं, तो वो संभव नहीं है व्हाट्सएप के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से। तो हम लोग जब क्लासेस चलने लगेंगी तो उस पर हम लोग डिस्कस करके इन चीज़ों को शॉर्ट आउट करेंगे, चाहे नॉइज इशू हो, चाहे और जो भी आपके मन में डाउट्स हो। तो फिलहाल आज हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। आप लोग नोट्स कंप्लीट करिए और बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की तैयारी करते हैं।